हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। आज 2 अप्रैल फर्स्ट एंड सेकंड दोनों शिफ्ट का एनालिसिस एक साथ आपको कवर करवाएंगे। इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं पूरे यहाँ पर हम पूरी डिटेल के साथ में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिले तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? हमारी ये टेस्ट सीरीज है एमपी पटवारी स्पेशल। अगर आपने इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। और ये गाइस एग्जाम से पहले आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका डेमो भी डला है, आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। देखिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दें, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। आइए कंटिन्यू करते हैं। 2 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का पहले हम कवर करेंगे जीके और करंट अफेयर। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन यहां से पूछा गया है आपसे। एक और चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं गाइस, आज की जो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों शिफ्ट हैं इसमें जो लेवल रहा है जीके एंड करंट अफेयर का, ये जीके जीएस वाला, ये काफी ज्यादा हार्ड रहा है। हार्ड इसीलिए बोला जा सकता है इसको क्योंकि यहां से एमपी से कोई भी सिंगल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला है। गिने चुने 1-2 क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, बाकी कोई भी क्वेश्चंस जो है एमपी से देखने को नहीं मिला है। इसलिए इसको एज ए हार्ड हम बोल सकते हैं, क्योंकि एमपी के एग्जाम में अगर एमपी का करंट या फिर एमपी का जीके ना पूछा जाए तो ये बहुत ही बड़ी इस चीज की बात होती है, क्योंकि काफी सारे लोग ऑलरेडी इस चीज को कवर कर चुके हैं और हमने भी आपको मध्य प्रदेश पूरा कवर करवा दिया है। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा दिक्कत की बात है। अब दिक्कत क्या है कि आपने पूरा पढ़ रखा है और उससे अगर क्वेश्चंस ना बने तो आप देख लीजिएगा कितना ज्यादा आपकी एग्जाम पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, रिजल्ट पर और अपने स्कोर पर। इन सभी चीजों पर आपका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है इन चीजों का, क्वेश्चंस ना बनने से। क्लियर है? तो गाइज यहाँ पर कोई भी क्वेश्चंस एमपी से देखने को नहीं मिले। हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपका मुश्किल से फंसा होगा, पूरा आपको कवर करवाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है इस एग्जाम में। जून 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। याद रखिएगा 1974 से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसका जो आदर्श वाक्य है, ये सरकारों, व्यवसायों, मशहूर हस्तियों और नागरिकों को एक दबाव वाले पर्यावरणीय मुद्दे पर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शामिल करना है। ये 2020-21 और पाकिस्तान इस वर्ष 2021 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग के दिन की मेजबानी करता है। क्लियर है? तो इसके विषय क्या थे पर्यावरण दिवस के 2020 में? क्लियर है? प्रकृति के लिए समय। और 2021 का था पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली है। क्लियर है? तो ये चीजें हैं थोड़ी सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? भारत के पहले राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही जवाब रहेगा। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति है। इनका जो कार्यकाल रहा है ये 1952 से 1962 तक रहा है, यानी पूरे 10 साल इन्होंने जो है राष्ट्रपति पद के जो है ये पद पर रहे हैं। तो आप याद रखिएगा राष्ट्रपति रहे हैं ये पूरे 10 साल तक। तो 1951 में पहले आम चुनावों के बाद इन्हें निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित किया गया था और 1957 में फिर से ये चुने गए थे। और अगर अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 15वीं जो राष्ट्रपति इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन साहब, ये दोनों जो है भारत के दूसरे और तीसरे क्रम के राष्ट्रपति है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी दूसरे नंबर के, जाकिर हुसैन साहब तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सही जवाब रहेगा कर्णम मल्लेश्वरी इनका नाम है। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये है और यह एक सेवानिवृत्त भारतीय भारोत्तोलक है। क्लियर है? 2000 में सिडनी में ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये बनी है। और 1994 में इस्तांबुल में भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप बनने वाली पहली भारतीय महिला भी यही बनी है। क्लियर है? तो इनके ये कुछ रिकॉर्ड है, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे बनते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? आईडीबीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1964 को। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। और अगर हिंदी में पूछे जाए आईडीबीआई का फुल फॉर्म तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ये है, बेसिकली भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। क्लियर है? तो इसका आप याद रखिएगा। और 1964 में संसद के एक अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? हो सकता है ये कंप्यूटर में आपका पूछा गया हो। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है हर साल 2 दिसंबर को, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? हाल ही में ग्लोबल रिस्क
पासपोर्ट जो रिपोर्ट है इसका जो संस्करण जारी किया गया है ये 18वां संस्करण है इसका। जनवरी 2023 में विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है और इसको वैश्विक जोखिम दस्तावेज भी बोला जाता है। तो आप याद रखिएगा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट या वैश्विक जोखिम दस्तावेज इसका 18वां संस्करण जारी कर दिया है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो जारी की जाती है ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है श्री सेलम मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो श्री सेलम मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। भारत के वर्तमान में 15वें नंबर की राष्ट्रपति है ये और इन्होंने आंध्र प्रदेश के कुरनूल में श्री सेलम मंदिर परिसर में आंध्र प्रदेश राज्य में श्री सेलम मंदिर का विकास परियोजना का उद्घाटन इन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो कुरुक्षेत्र जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इनकी और कुछ अन्य रचनाएं भी है जैसे कि रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा इनकी फेमस है। इनसे एक दिन और क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। और रामधारी सिंह दिनकर अनल कवि के रूप में प्रसिद्ध है। दिनकर की आरंभिक रचनाओं में रेणुका और हुंकार को लेकर तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने दिनकर से स्पष्टीकरण है ये मांगा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। और देखिए ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा स्थापित राजनीतिक दल है जो कि भारत की आजादी के कारण बनी है और इसने भारत की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसके पहले अध्यक्ष जो थे ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डब्ल्यू.सी. बनर्जी इनका नाम है। और संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए इसका संस्थापन कौन है, स्थापना किसने की है, तो ये है ए.ओ. ह्यूम। अगला क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में कितने सदस्य होते हैं? इनके सदस्य जो है 5 सदस्य इसमें होते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में क्लियर है 5 सदस्य इसमें होते हैं। इसमें टोटल 6 होते हैं, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य समेत कुल 6 लोग इसमें होते हैं। क्लियर है। आयोग का जो अध्यक्ष होता है यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार का आयोग का जो अध्यक्ष होता है भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ये होना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा निकायों को वैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है व्यापारी और उपभोक्ता कहां पर मिलते हैं? तो व्यापारी और उपभोक्ता बाजार में मिलते हैं, आप याद रखिएगा, ये आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मानव अधिकार समिति के सदस्य कौन नहीं होते हैं? तो मानव अधिकार समिति के जो सदस्य नहीं होते हैं इनमें आपका ऑप्शंस देखकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताया जा सकता है क्योंकि ये पूरा बेस्ड है क्वेश्चन ऑप्शंस पर। ऑप्शंस के हिसाब से इसका अलग अलग आंसर हो सकता है, एक से अधिक आंसर इसके होंगे जो कि ऑप्शंस बेस्ड आंसर रहेंगे। तो ऐसे बताना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, ऐसे बताना इस तरह के क्वेश्चंस का पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर है, हम ऑलरेडी आपको ये चीजें बता चुके हैं। तो अगर आपको ऑप्शंस पता है तो ऑप्शंस आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको वहां पर जवाब दे देंगे। देखिए अध्यक्ष जो है भारत के सेवानिवृत्त मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ये होते हैं और कानून आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है। क्लियर है, कानून आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए योग्यता निर्धारित करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश पर की जाती है। बेसिकली मानव अधिकार एक समिति होती है, मानव अधिकार समिति, इसके बारे में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सभी सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और इसका जो मुख्यालय है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है जर्मनी से कुछ क्वेश्चन पूछा था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। इसके अलावा संविधान से आपका क्वेश्चन पूछा था, ये भी आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। महात्मा गांधी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा था, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। इसके अलावा कोई इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका जो कि हमें क्वेश्चंस पूरे नहीं मिल पाए हैं। तो आपको अगर पता है इनमें से कोई भी क्वेश्चंस या और कोई क्वेश्चन जो आपको याद है हमने नहीं बताया तो आप हमें कमेंट में डायरेक्टली कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है। आज का जो लेवल था ये हाई था, जहां तक बच्चों ने बताया उस लेवल से ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको आई थिंक इजी भी लगे होंगे और कुछ लोगों को हार्ड भी लगे होंगे। बाकी जो मेन क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नहीं मिल पाए क्योंकि उनका लेवल काफी ज्यादा अप था और वो याद रखना भी पॉसिबल नहीं था। तो आज का जो पेपर का अगर हम देखें जीके जीएस का तो ये थोड़ा सा मॉडरेट देखने को मिला है, थोड़ा सा एडवांस इसमें देखने को मिला है जीके, क्योंकि एमपी का एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ पर नहीं बना है। अब हम बात करते हैं साइंस की। उससे पहले बता दें हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, एनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है।
जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी सब इंस्पेक्टर की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जरूर से विजिट करिएगा, इन पर डेमो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साइंस की बात करें, साइंस में पहला क्वेश्चन बना है NaCl किस रासायनिक सूत्र किसका रासायनिक सूत्र है, तो ये नमक का होता है। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या उत्पन्न होता है, सोडियम कार्बोनेट उत्पन्न होता है। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करने पर यहाँ विघटित होना शुरू हो जाता है, जिससे सोडियम कार्बोनेट पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगला क्वेश्चन है आयरन के ऑक्साइड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया। पेड़ पौधे और जीव वसा से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया। एक क्वेश्चन था विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल होता है। देखिए रेटिनॉल जो होता है ये वसा में घुलनशील विटामिन रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। विटामिन ए कई फलों जैसे सब्जियों, मछली और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सोने के लिए मिश्र धातु क्या है, तो सोने के लिए जो मिश्र धातु है इसका चांदी, जिंक, तांबा इसके साथ मिलाकर मिश्र धातु इसमें बनाई जाती है। तो ये पूरा फर्स्ट शिफ्ट का हमने आपको कवर करवाया है। आज लेवल अप था, थोड़े से कट क्वेश्चंस हमें मिले हैं, जितने भी मिले हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन है। ये यहाँ से जिन लोगों ने हमें बताया है उनको काफी ज्यादा अप लेवल लगा है, इसलिए हम आपको बता दें पहले ही कि लेवल अप था उनके अकॉर्डिंग। क्लियर है, हमने तो कोई एग्जाम दिया था नहीं, बट वो जो बता रहे थे जिस लेवल के, और कुछ क्वेश्चंस ही मिल पाए हैं, पूरे क्वेश्चंस भी नहीं मिले, तो इसको देखते हुए लेवल आज का अप है। क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला बात करते हैं हम 2 अप्रैल सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस की। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ये भी आपका एमपी का क्वेश्चन नहीं है। क्लियर है, कौन सा बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये आपका ऑप्शंस में था, करेक्ट आंसर रहेगा। सरदार सरोवर बांध का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है और ये जो बांध है गुजरात के केवड़िया में एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। इस बांध की आधारशिला पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5 अप्रैल 1961 को रखी थी और 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस बांध का उद्घाटन किया गया था। क्लियर है, और ये जो बांध है 1210 मीटर लंबा है और 163 मीटर ऊंचा है। इस पर स्थापित जल विद्युत क्षमता की बात करें तो 1450 मेगावाट है, जो प्रत्येक वर्ष में 1 बिलियन जो ऊर्जा होगी या KWH, ये आप देख लीजिएगा, ये उत्पन्न करेगी, यानी कि मेगावाट जो बिजली होगी ये उत्पन्न ये करेगी। और इस बांध से गुजरात के भीतर ही 75,000 किलोमीटर तक का नहर नेटवर्क फैला हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया था, इस तरह से, या क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कुतुब मीनार का पहला पिलर किसने बनवाया था। दोनों में से आपका कंफ्यूजन है। क्लियर है, तो आप देख लीजिएगा क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है। हमने आपको बता दिया कुतुब मीनार का जो निर्माण पूरा करवाया था ये इल्तुतमिश ने करवाया था। इसके अलावा पहला मीनार किसने बनवाया था, तो इसकी पहली मंजिल ही पूरा करवा सके थे कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अगर आपसे पूछा गया कि कुतुब मीनार का पहला पिलर किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और पूरा किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज शासन किया है 1206 से 1210 तक। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक और वहां इमारत की पहली मंजिल ही पूरा करा सका था। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इल्तुतमिश के बाद के निर्माण को अपने हाथ में लिया और मीनार की 3 और मंजिल का निर्माण करके इमारत को पूर्ण करवाया था। तो इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवा दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ये आई थिंक रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका। क्लियर है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो गुरुवार था। इस तरह से ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप आसानी से निकाल सकते हैं कैलेंडर वाले क्वेश्चन से, आप बड़ी आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका मैच ऑस्ट्रेलिया कब जीता। देखिए ये क्वेश्चन जो है, अब इस क्वेश्चन में आप कैसे बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि कोई एक मैच तो हुआ नहीं है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में, और ऐसा कोई एक मैच नहीं था जिसमें ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जीता था या फिर हारा था। तो ऐसे बताना इस क्वेश्चन के फेवर में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर अगर हमें यह तारीख दे देता कि कौन सा ईयर था ये पूछ रहा है, कौन सा कप ये पूछ रहा है, क्लियर है, कौन से सीरीज के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा इजी हो जाता हमारे लिए आंसर बता पाना। बट यहाँ पर ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, अधूरा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की कौन सी नदी जो चंबल है। इस तरह से कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन है T20 वर्ल्ड कप 2022 भारत किससे हार गया, ये क्वेश्चन पूछा गया। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा आपका इंग्लैंड। T20 वर्ल्ड कप 2022 भारत जो हारा है इंग्लैंड से हारा है। इंग्लैंड टीम ने भारतीय टीम को 10 विकेट से इसमें हरा दिया है। अगला क्वेश्चन है प्रो कबड्डी लीग 2022 की विजेता कौन है, तो जयपुर पिंक पैंथर्स इनका नाम है। ये कबड्डी टीम है जयपुर,
पिंक पैंथर्स ये विजेता है 2022 लीग की कबड्डी की। तो याद रखिएगा जयपुर पिंक पैंथर्स ने प्रो कबड्डी लीग के 9वें सीजन के फाइनल मुकाबले में पुनेरी पलटन को 4 अंकों के अंतर से हराकर दूसरी बार खिताब पर कब्जा जमाया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती है। तो राष्ट्रपति के पास में कई सारी शक्तियां होती है। अब आपको ऑप्शंस कौन सा दिया था ये तो हमें नहीं पता है। इनमें से कुछ शक्तियां हैं जैसे कि दंड का उन्मूलन करना, इसके अलावा क्षमा, आहरण, परिहरण और परिवर्तन, ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। इसके बाद भी अलावा भी और भी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है। संविधान का जो 72वां अनुच्छेद है राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां देता है कि वह दंड का उन्मूलन, क्षमा, आहरण, परिहरण और परिवर्तन कर सकता है। क्षमादान की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास में होती है। किसी व्यक्ति को मिली संपूर्ण सजा तथा दोष सिद्धि और उत्पन्न हुई निर्योग्यताओं को समाप्त कर देना और उसे उस स्थिति में रख देना मानो उसने कोई अपराध ही नहीं किया। तो ऐसी जो शक्ति है ये भी राष्ट्रपति के पास में है। क्षमादान की शक्ति इसको बेसिकली बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। भारतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। आपका सही जवाब रहेगा तमिलनाडु का। भारतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है और इसकी जो उत्पत्ति हुई है सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु राज्य में हुई है। यह नृत्य दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को उत्पन्न करता है। प्राचीन तमिल महाकाव्य है शिल्पतिकारम इसका नाम है और इसमें भारतनाट्यम का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की किस महिला को शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। सही जवाब रहेगा वीना नायर को। वीना नायर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में एक भारतीय मूल के शिक्षक को माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। मेलबर्न स्थित वीना नायर को व्यू बैंक कॉलेज की प्रौद्योगिकी प्रमुख और स्टीम प्रोजेक्ट लीडर है जो छात्रों के लिए स्टीम के व्यवहारिक अनुप्रयोग का प्रदर्शन करने और दुनिया के वास्तविक प्रभाव बनाने के लिए वे अपने कौशल का उपयोग कैसे कर सकते हैं इसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा है बैंक दर क्या है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका बैंक दर क्या होती है। तो देखिए बैंक जो दर होती है बेसिकली इसको ब्याज दर भी बोला जाता है। ब्याज दर ये होती है, बैंक रेट ब्याज दर भी होती है जिस पर देश का केंद्रीय जो बैंक होता है जैसे कि आरबीआई ये घरेलू बैंकों को यानी कि जो अलग अलग सिटीज में जो बैंक देखने को मिलती है घरेलू बैंक उनको बोला जाता है। तो जो केंद्रीय बैंक है जैसे कि आरबीआई तो ये घरेलू बैंकों को अक्सर बहुत कम अवधि ऋणों के रूप में पैसे उधार देता है, उसको ही बैंक दर या बैंक रेट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है बैंक दर। बैंक रेट इसको बोला जाता है। ब्याज दर ये होती है, यही हमने आपको इसमें बताया है। इसके अलावा बैंक दर मैनेज करना एक विधि है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक आर्थिक कार्यकलापों को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 360 है ये। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी उत्पत्ति जो स्थिति है ये उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत या उसके किसी क्षेत्र की किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या क्रेडिट को खतरा है। तो राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल जो अनुच्छेद है 360 इसका यूज किया जा सकता है यानी वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है। देखिए यहाँ पर भी एक सिंगल क्वेश्चन आपका एमपी को देखने को नहीं मिला है। तो आज एमपी के खाता भी नहीं खुला है ऐसा आप ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि एमपी का क्वेश्चन आज एक भी नहीं पूछा गया है। अब हम बात करते हैं आगे, ये कुछ कोर्सेस है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इन पर विजिट कर लीजिएगा। एप्लीकेशन पर काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं। साइंस की बात करें सेकंड शिफ्ट में तो पहला क्वेश्चन मैंने शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रिकेट्स होता है, सूखा रोग जिसके इसको कहा जाता है। रिकेट्स बच्चों में हड्डियों का मुलायम और कमजोर होना होता है और ये अत्यधिक और लंबे समय तक विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी कहां से प्राप्त होती है कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। विटामिन डी बच्चे के शरीर को भोजन से कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति को शीतकालीन ग्रह के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसका औसत तापमान बहुत कम यानी -148 डिग्री सेल्सियस होता है और गैनीमेड बृहस्पति का एक उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह ये है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आपसे पूछिए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो आपका सही जवाब रहेगा गैनीमेड। गैनीमेड आपका करेक्ट आंसर रहेगा क्योंकि बृहस्पति का एक उपग्रह है और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो ये गैनीमेड ही है, गैनीमेड है। और इस क्वेश्चन में पूछा है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या क्या किन किन ग्रहों के ऑप्शंस मिले हैं। क्लियर है, ये आपका नहीं होगा, ये गैनीमेड होगा। अगर आपसे उपग्रह पूछा है तो उस स्थिति में आप ग्रह का हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कौन कौन से ऑप्शंस आपको मिले हैं।
अगला क्वेश्चन है 4 के कारण कौन सा बीमारी हो जाती है, कौन सी बीमारी होती है, इस तरह का कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। नींबू का पीएच मान क्या होता है, तो लगभग 2 के लगभग इसका होता है एग्जैक्ट, यहीं पर आई थिंक ऑप्शन आपको मिला होगा। देखिए नींबू जो है ये अम्लीय है, 7 से कम पीएच वाले किसी भी रसायन को अम्लीय माना जाता है, तो नींबू के रस का जो पीएच मान है लगभग 2 है। पीतल का बर्तन किससे बनता है, तो पीतल का जो बर्तन होता है तांबा और जिंक धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है। पीतल एक प्रमुख मिश्र धातु है। जाइलम और फ्लोएम से क्वेश्चन बनाए, इनके क्या कार्य है, तो देखिए जाइलम जो होता है ये एक संवर्धनीय ऊतक है जो पानी और विघटित खनिजों को जड़ से अवशोषित कर शेष पौधा जो होता है उस तक पहुंचाता है। और फ्लोएम का जो काम होता है, देखिए जाइलम जो होता है ये पानी को जो पौधा होता है उसकी जड़ से यहाँ से पानी को उसके अलग अलग पार्ट को पहुंचाता है, सप्लाई करता है, तो ये काम होता है जाइलम का। और फ्लोएम का क्या काम होता है, पेड़ है ये और ये एक संवर्धनीय ऊतक होता है फ्लोएम भी, जो पौधे के हरे भागों से पौधे के बाकी हिस्सों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान तैयार घुलनशील कार्बनिक यौगिक को स्थानांतरित करता है, यानी कि पानी जो पहुंचाता है ये जाइलम पहुंचाता है। और हम हमारी भाषा में अगर बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम जो होता है ये खाना पहुंचाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के दौरान जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उस तरह की जो चीजें होती है ये फ्लोएम के द्वारा अलग अलग, ये जैसे कि हरे पत्ते यहाँ पर होते हैं, हरे भाग, तो यहाँ से ये पहुंचाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, यानी पूरे पौधे में ये सप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं घुलनशील कार्बनिक यौगिक, इनको ये अलग अलग भागों में सप्लाई करते हैं। तो दोनों आप याद रखिएगा, जाइलम पहुंचाता है पानी और फ्लोएम पहुंचाता है खाना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा वीमी सूत्र से रिलेटेड, तरंग आपसे पूछी थी, अब क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन था ये भी नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन है रतौंधी किस विटामिन के कारण या किसके कारण होता है, किसकी कमी के कारण होता है, किससे कारण होता है, ये आपसे पूछा है। तो रतौंधी जो होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है। तो ये पूरे क्वेश्चन है आपके जो कि हमने आपको बताए हैं, और यहाँ पर आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसा आज का लेवल था, क्योंकि गाइस अभी तक एग्जाम चलते हुए कितने दिन हो गए, 15 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हुई है, और अगर हम देखें ऐसे तो 2-3 दिन बीच में छुट्टी भी रह चुकी है, तो करीबन मान के चलिएगा 15 दिन तो आपके हो ही चुके हैं एग्जाम को चलते चलते। और 15 दिन से ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन एमपी से क्वेश्चंस ना बने हो, 1-2 क्वेश्चंस, और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि एमपी से एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी आपका नहीं बना है। मुश्किल से हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपके पूछे गए होंगे जो हमें नहीं मिल पाए हैं। क्लियर है। ऐसा हो सकता है एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, बट हम बता रहे हैं कि अगर हो सकता है, जो हमें पता नहीं है, कुछ हो सकता है पूछा गया हो तो ये देख लीजिएगा इस लेवल का। अब आगे आपको क्या करना है, किस तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। जिनका पेपर आगे हैं तो उनसे हम एक ही चीज कहना चाहेंगे गाइस, जो आपको एनालिसिस कवर हम करवा रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस करें। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, आबकारी में जो पेपर हुए हैं, आबकारी में जो भी आपका जीके जीएस पूछा गया है उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि जो क्वेश्चन है पैटर्न है एग्जाम में वो सेम पैटर्न है, वहीं से सीधे सीधे क्वेश्चन उसी पैटर्न से बन रहे हैं। क्लियर है। तो उसको भी देख लीजिएगा। और एमपी कांस्टेबल वाली जो हमने वीडियो डाली है उनको भी आप जरूर देखिएगा, वहां से भी क्वेश्चंस बन रहे। वो एमपी के क्वेश्चंस आज ना बने, पर और जो नेशनल के क्वेश्चंस है वो आज भी वहीं से बने हैं। क्लियर है। तो ये आइडिया हम आपको पहले ही बता रहे हैं, आप एमपी भी पढ़े, नेशनल भी पढ़े, सब पढ़े, क्योंकि ऐसा कोई ये नहीं है फिक्स कि अब आगे से एमपी नहीं आएगा या एमपी आएगा, किसी को ये चीज का पता नहीं है। अब किसी भी दिन कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको हम क्लियरली बता रहे, जो पढ़ना है सब पढ़िएगा, किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड मत रहिएगा। ज्यादा से ज्यादा आप मैथ्स और रीजनिंग पर पकड़ बनाएं, जितना हो सके उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये हमारी टेस्ट सीरीज है पटवारी की स्पेशल, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड की और एमपी सब इंस्पेक्टर की, इन सभी की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये हमारी करंट अफेयर की ई बुक्स है, तो इनका भी आप डेमो चेकआउट करिएगा। ये एमपीपीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, कंप्लीट डिटेल वहां पर आपको मिल जाएगी। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आसानी से आपको पीडीएफ इस वीडियो की मिल जाएगी। क्लियर है। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।